हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश जीके की ये सीरीज का दूसरा पार्ट है। और इससे पहले मैंने कल एक फर्स्ट पार्ट से इस सीरीज को चालू किया है, जिसमें कि मध्य प्रदेश के मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू सीरीज, वो मैं इसमें लेके आया हूँ। और मोर देन 10,000 क्वेश्चंस की ये सीरीज रहेगी, जो लगातार चलती रहेगी। और अभी पिछला पिछले पेपर में जो वीडियो है उसमें मैंने 25 क्वेश्चंस लेके आया था। और इस वीडियो में भी, जो कि सेकंड नंबर की है, इसमें भी मैं मध्य प्रदेश जीके के 25 क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी स्टूडेंट एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है, एमपीएसआई की, मध्य प्रदेश कांस्टेबल, पटवारी या जेल प्रहरी की, तो उन सभी के लिए ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो वो सभी स्टूडेंट जो कि इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये जो सीरीज है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सभी विद्यार्थियों के लिए। क्योंकि मध्य प्रदेश का पूरा पार्ट में इस 10,000 क्वेश्चन बैंक की एमसीक्यू सीरीज में आपके पास में लेके आऊँगा। तो जो विद्यार्थी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, स्टडी कॉन्सेप्ट को, सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। साथ ही साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर भी करें और साथ में लाइक भी करें। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लीजिए, ये आ गया अगला क्वेश्चन। देखिए, उस वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन खत्म किए थे और ये 26वें नंबर के क्वेश्चन से ये वाला वीडियो चालू होने वाला है। तो टोटल 26 से लेके 26 से लेके 50 तक ये क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 25 क्वेश्चन इसमें कवर करूंगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी विद्यार्थियों के लिए, जो कि सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम की या फिर एमपीपीएससी की। अविभाजित, देखिए क्वेश्चन क्या है, अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से लेके पश्चिम की ओर चौड़ाई क्या थी। जो अविभाजित मध्य प्रदेश था, यानी कि जिस समय मध्य प्रदेश के साथ में सीजी जो छत्तीसगढ़ है वो भी जब मिक्स था, तो उस समय इसकी जो पूर्व से लेके पश्चिम तक की जो लंबाई है, वो चौड़ाई जो है वो कितनी थी, ये आपको ये बताना है। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, 870, 1127, 996 या फिर 905 किलोमीटर। तो इसका जो सही उत्तर है मेरे दोस्तों वो क्या होगा? अगर आपको जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। वैसे इसका जो आंसर है वो क्या है? इसका आंसर है 1127। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पूरी लंबाई, यानी कि जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था, उससे पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की पूरी जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक की अगर लंबाई नापी जाए तो वो 1127 किलोमीटर होती थी। लेकिन जब मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है उसकी, इसी में ऑप्शन में दिया हुआ है आपके, ठीक है ना। और वो उत्तर है क्या? ये 870, ये इसकी लंबाई है, ठीक है ना। ये अविभाजित यानी कि जो विभाजित मध्य प्रदेश है, यानी कि अभी का जो मध्य प्रदेश है, उसकी पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 870 किलोमीटर, जो कि कहां से है? सिंगरौली से। मैंने आपको पहले भी बता दिया, सिंगरौली से लेके अलीराजपुर जो है, कल मैंने बताया था, उसके बीच की दूरी है 870 किलोमीटर। यानी कि पूर्व में क्या है? सिंगरौली, और पश्चिम में क्या है? अलीराजपुर, ठीक है ना। ये मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर और सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 870 किलोमीटर, जो कि इस समय करंटली है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। और इसमें ये जो लंबाई दी है, ये है उत्तर से लेके दक्षिण तक की। उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई जो है वो 605 किलोमीटर है। उत्तर में क्या है? उत्तर में है मुरैना और दक्षिण में क्या है? बुरहानपुर। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, इन दोनों के बीच की दूरी 605 किलोमीटर है। तो मैंने इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से आपके सामने एलोबरेट कर दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। ये लीजिए, ये अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई। देखिए, क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से मंझ के बना हुआ है ये पूरे क्वेश्चन सीरीज, ठीक है ना। इसमें पूरे की पूरे हर फैक्टर को इसमें मैंने कवर किया है, आप समझ सकते हैं। तो इसमें क्या, अविभाजित जो मध्य प्रदेश था, जब डिवाइड नहीं हुआ था, बटा नहीं हुआ था मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उस समय उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी थी, यह इसमें पूछा गया। ऑप्शन है आपके सामने, 996, 992, 870 या 605।
5। तो मेरे दोस्तों इसमें से सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें से सही उत्तर होगा 996 किलोमीटर। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कब का? जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक साथ थे। तो उत्तर यानी कि उत्तर से लेके दक्षिण तक की ये दूरी, ये दोनों पूरी दूरी 996 किलोमीटर थी। लेकिन अभी जो दूरी है उत्तर से लेकर दक्षिण तक की वो कितनी है? 605। ये आपको ध्यान रखना है। ये करंट की है। करंट ये पूरी की पूरी जो लंबाई है, लेंथ है, वो 605 किलोमीटर है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ था साथ में तब थी 996 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको मैंने समझा दिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 28वां। अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? भौगोलिक स्थिति पूछी हुई है इसमें। आ 17 डिग्री 46 अंश उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 अंश उत्तरी अक्षांश तक, या फिर बा 74 डिग्री 9 अंश पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य, या फिर सा उपरोक्त आ और बा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों इसमें से जो सही उत्तर है वो क्या होगा? इसका जो सही उत्तर है वो सा होगा। यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि दोनों सही है। अविभाजित मध्य प्रदेश पूछा है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है ना, इन दोनों की जो दूरी है वो है पूरी की पूरी, ठीक है ना। ये भौगोलिक स्थिति है उस समय की। और अभी करंट की भौगोलिक स्थिति थी, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन पेपर में समझा दी है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने पिछला जो कि विभाजित मध्य प्रदेश है उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने 29वां। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों एक साथ थे उस समय कितने राज्य थे जो कि मध्य प्रदेश मतलब कितने राज्यों को ये सीमाएं स्पर्श करती थी? 5, 6, 7 या 8? बताएं इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सा। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। टोटल 7 राज्यों को ये जो अन्य राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती थी। वो 7 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए 5 राज्य तो ये थे ही अपने पास में, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। यानी कि और इसके बाद में क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ मिल गया था, ठीक है ना, इसलिए उससे 5 राज्य बन रहे थे। अभी करंट में जो है उसमें छत्तीसगढ़ का भी इसमें पार्टिसिपेशन है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों एक साथ था तब राजस्थान तो था ही, ठीक है ना, पश्चिम में, और गुजरात भी था, और उसके बाद में महाराष्ट्र भी था यहाँ पर साथ में जुड़ा हुआ, लेकिन बिहार नहीं था, ठीक है ना। बिहार ये छत्तीसगढ़ से मिला हुआ है साथ में, और बिहार के बाद में उड़ीसा, ठीक है ना, उड़ीसा भी इसमें मिल गया। साथ साथ आंध्र प्रदेश भी इसमें मिल गया। आंध्र प्रदेश के बाद में ये महाराष्ट्र हो गया, ठीक है ना, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, कितने हो गए ये? इसमें मैंने राजस्थान लिख दिया आपको, उत्तर प्रदेश लिख दिया नहीं, यूपी नहीं लिखा। हाँ यूपी तो हो गया ना पूरे, ये पूरे 5 और ये 2 7, तो टोटल ये 7 राज्य हैं जिसकी सीमाएं जब मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ में विभाजित नहीं हुआ था तब 7 इन राज्यों की सीमाएं मिलती थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 30वां। निम्न में से कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमाओं को छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती हैं? विभाजन के बाद नहीं छूती हैं वो कौन कौन से हैं? सही कूट चुनिए यहाँ पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? इसका सही उत्तर 30 का, तो 30 का सही उत्तर है ये वाला सा, ठीक है ना। सा यानी कि सा में कौन सा है? ये वाला 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो 1 2 3 4 में से कौन से? एक तो आंध्र प्रदेश की नहीं छूटी है, दूसरी बिहार की और तीसरी उड़ीसा की, ठीक है ना। किससे? अविभाजित मध्य प्रदेश, जिनकी सीमा अविभाजित मध्य प्रदेश से छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती हैं, ठीक है ना। विभाजन के बाद में देखिए आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं छूटी, बिहार से नहीं छूटी, उड़ीसा से नहीं छूटी और झारखंड से भी
नहीं छूती, यानी कि इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो चारों के चारों से अब नहीं छूती है, पहले छूती थी, ठीक है ना। लेकिन अविभाजित मध्य प्रदेश की बात चल रही है यहाँ पे। अविभाजित मध्य प्रदेश में क्या छत्तीसगढ़ भी है, तो छत्तीसगढ़ की झारखंड से छूती है, याद रखना, छत्तीसगढ़ की सीमा झारखंड से छूती है। तो ये मध्य प्रदेश के बारे में बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश की सीमाएं अभी अगर देखा जाए अविभाजित में तो इन चारों से नहीं छूती हैं। तो इसका आंसर कौन सा है? 1 2 3 4, ये चारों के चारों कूट सही है। ये अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने 31वां। बताइए इसमें, ये क्वेश्चन है संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, पूर्व का पठार, उत्तर का पठार, पश्चिम का पठार या फिर दक्षिण का पठार। तो दोस्तों इसमें से सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दक्षिण का पठार, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए अगर इसके उत्तर में देखा जाए, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के उत्तर में देखा जाए तो उत्तर में जलोढ़ मैदान है। जलोढ़ मतलब कि उत्तर के जो जलोढ़ मैदान है, यानी कि उत्तर में जो गंगा का मैदान जो कहलाता है वहां पे पानी की मात्रा अधिक है, इसलिए उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी जो क्षेत्र है ये पूरी की पूरी जलोढ़ कहलाती है, ठीक है ना। और दक्षिण में क्या है? दक्षिण में है दक्षिणी प्रायद्वीप। तो दक्षिणी प्रायद्वीप का जो हिस्सा है वो सबसे अधिक है, ये दक्षिणी प्रायद्वीप का हिस्सा है, ये दक्षिणी प्रायद्वीप के हिस्सा कहलाता है। और पश्चिम में क्या लेता है? पश्चिम में है अरावली, अरावली का की पहाड़ियां हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और पूर्व में क्या है? पूर्व में है बघेलखंड का पठार, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर है। तो मैक्सिमम जो माना जाता है वो पठार किस भाग का माना जाता है? दक्षिणी पठार का हिस्सा कहलाता है, ठीक है ना। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन 32वां। भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? मध्य उच्च प्रदेश, कैमूर श्रेणी, सतपुड़ा की श्रेणी या फिर मैकाल की श्रेणी। तो दोस्तों इसमें से जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? आप में से कोई बताए कमेंट करके मेरे को कि इसमें से सही उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मध्य उच्च प्रदेश, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा गया है चंबल और सोन। तो चंबल नदी इंदौर से निकलती है, इंदौर जो कि कहाँ है? पश्चिम में। और जो सोन नदी है वो ये पश्चिम में है, ठीक है ना। और सोन नदी कहाँ है? ये पूर्व में है सोन नदी, ठीक है ना, जो कि अनूपपुर से निकलती है। तो इसके उत्तर का हिस्सा पूछा है यहाँ का हिस्सा, ठीक है ना, यानी कि अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मध्य उच्च प्रदेश। इसको आप सीधे समझिए, मध्य उच्च प्रदेश यानी कि कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये जो रीवा का दक्कन ट्रेम जो कहलाता है, दक्कन ट्रेम, विंध्य सैल समूह, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है। विंध्य सैल समूह में कौन से हिस्से आते हैं? ये आ जाता है पूरा का पूरा ऊपर का सतना, रीवा, है ना, सीधी, सिंगरौली, ये पूरा का पूरा हिस्सा विंध्य सैल का समूह कहलाता है यहाँ पर जो आता है। तो यहाँ पर ये वाला क्षेत्र कहलाता है, ये दक्कन ट्रैप कहलाता है, ठीक है ना, दक्कन ट्रैप। और ये विंध्य सैल समूह से इसका पूरा का पूरा निर्माण हुआ है। और यहीं पर ग्रेनाइट नीस की जो चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का पूरा मैंने आपको जानकारी दे दी है। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। ये आ गया दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए 33 क्वेश्चन है ये। और इसमें जो पूछा है भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन को या कथनों को छांटिए। तो पहला कथन जो है क्या है? नर्मदा सोन अक्ष की दक्षिण में क्या है? सतपुड़ा की श्रेणी है। दूसरा क्या है? मध्य उच्च प्रदेश गंगा का बेसिन का भाग है। या फिर पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी की बेसिन का भाग है। या फिर उपरोक्त सभी कथन सही है। अब सबसे पहले तो अपन को सही सभी कथनों को समझना होगा। देखिए नर्मदा और सोन, नर्मदा सोन के अक्ष से दक्षिण का हिस्सा। अगर नर्मदा देखा जाए तो नर्मदा कहाँ से? पूर्व से निकली है। यहाँ पे कि नर्मदा और सोन दोनों नदी हैं। तो इसके जो दक्षिण का हिस्सा जो है वो पूरा का पूरा जो है सतपुड़ा श्रेणी कहलाता है कि नहीं कहलाता है? ठीक है ना, सतपुड़ा श्रेणी में ही पूरा का पूरा हिस्सा आता है। बैतुल हुआ,
अपना बालाघाट हुआ, छिंदवाड़ा हुआ, उसके आगे चले जाएँ तो खंडवा कहलाता है। ये पूरा का पूरा सतपुड़ा श्रेणी कहलाता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ट्रू है। अब आगे चलते हैं दूसरे वाले में। मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है। मध्य उच्च प्रदेश मैंने आपको बता दिया। मध्य उच्च प्रदेश कौन सा कहलाता है? विंध्य सैल समूह का हिस्सा। और विंध्य सैल समूह का हिस्सा कौन सा है? सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। ये पूरा का पूरा हिस्सा गंगा के बेसिन का भाग बिल्कुल कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसको आप मान लीजिए, क्योंकि ऊपर में क्या है? उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र गंगा का मैदान कहलाता है, इसलिए ये गंगा के बेसिन का भाग बिल्कुल कहलाता है। ठीक है ना। और पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी का बेसिन भाग है। देखो पूर्वी पठार, जो पूर्वी पठार वो किसका? महानदी और सोन नदी का बेसिन भाग है, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि पूर्व से सोन नदी जब निकलती है तो ये ऊपर होती हुई बिहार की तरफ जाती है, और उधर ही आगे में नीचे में क्या है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में महानदी कहाँ से निकलती है? रायपुर। रायपुर में महानदी का उद्गम है, छत्तीसगढ़ की नदी है, और ये उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा भाग क्या है? उसी का बेसिन भाग कहलाता है, किसका? महानदी का और सोन नदी का ये बेसिन भाग, यानी कि ये भी ट्रू है, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये पूरा। ठीक है ना। उपरोक्त सभी कथन सही है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? ये मैंने आपको पूरा का पूरा एलोबरेट करके दे दिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों 34वां। राज्य पुनर्गठन से पूर्व, जब राज्य का पुनर्गठन नहीं हुआ था उससे पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था? मध्य प्रदेश जो है उनको किन किन भागों नाम से जाना जाता था? ये मध्य प्रदेश है, इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये मध्य प्रदेश। ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपके सामने। ब्रिटिश शासन काल में सेंट्रल प्रोविडेंस एंड बरार, और बा सेंट्रल इंडिया, सा पश्चिम की रियासतों का मध्य भारत, या फिर दा उपरोक्त सभी। तो मेरे दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? अगर आपने पूरा का पूरा इस तरीके से जानकारी पढ़ी है राज्य के पुनर्गठन की, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। और अगर नहीं पढ़ी है तो इसका मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है। मध्य प्रदेश की जीके की प्लेलिस्ट में जाइए आप मेरे चैनल पे, और वहां पे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन का वीडियो देखिए। यू विल गेट फुल आइडिया, पूरा की पूरी जानकारी मिल जाएगी मध्य प्रदेश का पुनर्गठन क्या कैसे हुआ था। तो इसका जो उत्तर है वो उपरोक्त सभी। ठीक है ना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश शासन काल में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहते थे इसको, सेंट्रल इंडिया भी कहते थे, फिर पश्चिम की रियासतों का मध्य भारत भी इसको कहते थे, यानी कि ऑल दीज थ्री आर ट्रू। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है। और आपको राज्य के पुनर्गठन का वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहां से आप इसको पूरा का पूरा देखिए, आपको पूरा का पूरा राज्य के पुनर्गठन के बारे में जानकारी उसमें मैंने समझाई है, एक्सप्लेन किया है, उसको आप पूरा देखिए, पूरा समझ में आएगा आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के फ्री प्लान के बारे में। अब आप अनअकैडमी में फ्री में भी पढ़ाई कर सकते हैं। अनअकैडमी में आप एमपीपीएससी और व्यापम्स के सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन फ्री में भी कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा? उसके लिए आपको रेफरल कोड का यूज करना पड़ेगा। रेफरल कोड क्या है? हरदयाल कुशवाहा। ये आपको कैपिटल में यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से मोबाइल में आपको रेफरल कोड एंटर करना है और अनलॉक करना है। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा ये मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए, बेनिफिट ऑफ द फ्री प्लान, 500 से अधिक यहाँ पर फ्री लाइव क्लासेस आपको हर हफ्ते मिलने वाली, जिसमें कि आपको पूरे के पूरे डाउट क्लियर होंगे, डाउट क्लियरिंग के सेशन चलेंगे, और साथ में नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे जो कि अनअकैडमी में टॉप एडुकेटर्स जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ पर 50 से अधिक टॉप एडुकेटर्स मध्य प्रदेश को पढ़ाने के लिए आपको मिलेंगे। ठीक है ना, डेली एंड वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है, और साथ ही साथ में वो सभी फ्री मॉक टेस्ट को यहाँ पर पेपर एनालिसिस भी किया जाएगा, जो कि वहां पे जुड़े हुए टॉप एडुकेटर्स आपको करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर 4 डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी फ्री में। वो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एमपीएसआई। देखिए 4 नहीं है, यहाँ पे 3 है। ठीक है ना, टोटल जो एग्जाम है अभी 3 एग्जाम है। एक एग्जाम और था यहाँ पर, वो था
मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, ठीक है ना। जेल प्रहरी का एग्जाम खत्म हो गया है अभी, तो जेल प्रहरी की भी आपको साइमल्टेनियसली तैयारी की जाती है, क्योंकि पूरे के पूरे जो कंटेंट है वो मध्य प्रदेश की पूरी एग्जाम्स की, जो भी एग्जाम है मध्य प्रदेश के सारे एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पर आपको लाइव फ्री में मिलने वाली है, तीनों चारों की, ठीक है। और यहाँ पर फ्री लाइव क्विज 20,000 से अधिक यहाँ पर फ्री क्विज भी मिलने वाले हैं, जिसमें कि सारे के सारे सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं। और क्या मिलने वाला है, डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में, मंडे टू सैटरडे 8 PM फॉलोड बाय द पेपर एनालिसिस सेशन, यानी कि 8 बजे से रोज आपको मंडे टू सैटरडे यहाँ पर T20 टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, जिसमें कि 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में हल करने हैं, और उसके बाद में इसका पेपर एनालिसिस भी आपको टॉप एजुकेटर दिलवाएंगे। टॉप एजुकेटर कौन कौन से हैं यहाँ पर अपने पास में, ये अपन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में अनअकैडमी से जुड़े हुए शुभम गुप्ता जी, पवन चौधरी, अभिषेक कुमार सिंह जी, ठीक है ना। ये सारे 6 से 8 साल तक का इनको इससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है, यानी कि 8+ ईयर का एक्सपीरियंस रखते हैं सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपको फ्री में जो भी आपको यहाँ पर एजुकेशन मिलने वाली है वो किस लेवल की मिलने वाली है। यहाँ पर आपको जियोग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर शुभम गुप्ता जी देंगे आपको। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी इसकी क्लास पवन चौधरी जी लेने वाले हैं। अभिषेक कुमार सिंह जी ये पॉलिटी, करंट अफेयर्स और इकोनॉमी की क्लास आपको लेने वाले हैं। अन्य टॉप एजुकेटर्स हरि सिंह राजपूत जी, अमित शुक्ला जी, रूप सिंह जी। कंप्यूटर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री अमित शुक्ला जी देंगे आपको। ज्योग्राफी, हिंदी और MP हिस्ट्री और MP जीके, MP हिस्ट्री और जीके हरि सिंह राजपूत। इस तरीके से ये सारे टॉप एजुकेटर्स आपको लगातार आपको मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं फ्री क्लास में। गरिमा सिंह जी, प्रमोदा राणा जी, राहुल कुरैशी जी, साहिल कुरैशी जी, तो ये सभी आपको अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड टीचर आपको मिलेंगे, जो कि आपको वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे जो कि आपके MPPSC और व्यापम्स के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सारी की सारी फ्री यानी कि फ्री क्लासेस में आपको वो सारे के सारा कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है। डेली वॉच डेली फ्री लाइव क्लासेस, इंटरेक्ट विद द टॉप एजुकेटर्स, फ्री लाइव क्लास मिलने वाली है। उस लाइव क्लास में आप जो भी टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएगा उससे आप इंटरेक्ट करेंगे, यानी कि आपके मन में जो भी डाउट है, ठीक है ना, क्वेश्चंस किए जाएंगे, क्वेश्चंस के आंसर आप देंगे। इफ यू हैव सम डाउट रिलेटेड टू द सम पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन आस्क डायरेक्टली, आप सीधे के सीधे उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं ना। फ्री लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स कौन कौन सी, MPPSC, MP पुलिस, MPSI और MP जेल प्रहरी, इन सभी के लिए आपको यहाँ पर फ्री क्लास मिलने वाली है, ठीक है ना। और साथ में आपको सीधे के सीधे टॉप एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का भी यहाँ पर मौका मिलने वाला है, वो भी फ्री में, ठीक है। फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर कंडक्ट होने वाली है, किसके लिए, MPPSC 2020 सीरीज, यानी कि MPPSC की प्रीलिम्स की तैयारी आप यहाँ पर आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। MPPSC की प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आपको फ्री में पूरा का पूरा मौका मिलने वाला है। 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स में एनालिसिस बाय टॉप एजुकेटर्स एवरी नाइट 8:30 PM, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा MPPSC प्रीलिम्स, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इसकी पूरी फ्री में आप यहाँ पर पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही में आपको करना क्या होगा, इसमें आपको सबसे पहले आपको मैंने बता दिया है, अनअकैडमी का जो ऐप है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्नर ऐप, ठीक है। जो लर्नर ऐप है वो आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। यूज कोड टू अनलॉक फ्री प्लान, इसका जो कोड है, कोड मैंने आपको बता दिया। कोड क्या है, हरदयाल कुशवाहा सॉरी, कैपिटल में जो है हरदयाल कुशवाहा, ये सामने आपके लिखा हुआ है, यही कोड आपको डालना है। उसके बाद में अनलॉक का बटन आपको दबाना है। प्रोसेस ये रहेगी, आपको MPPSC सिलेक्ट करना है, फिर स्टेट PSC को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर MPPSC व्यापम सिलेक्ट करना है। MPPSC स्टेट PSC, फिर उसके बाद में MPPSC व्यापम सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में अगला ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको रेफरल कोड डालकर, ठीक है ना, फ्री प्लान को अनलॉक करना है, ठीक है। तो ये दिस इज द ऑल प्रोसेस अबाउट द फ्री क्लासेस, ठीक है ना। सो विद द अनअकैडमी you can crack any one of the MPPSC and व्यापम exams. So let's crack it. Okay? अब आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने 35वां। मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ सेल समूह को 64 सीरीज के नाम से जाना जाता है? ये ऑप्शन है आपके सामने, छिंदवाड़ा,
बैतूल, शहडोल या फिर बालाघाट। तो मेरे दोस्तों कौन सा आंसर इसका सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है छिंदवाड़ा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। धारवाड़ शैल समूह का दूसरा नाम क्या है? सौंसर सीरीज, इसके नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, जो छिंदवाड़ा है वो किस जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये क्लियर है आपको, छिंदवाड़ा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाए जाने वाली धारवाड़ शैल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है? देखिए क्वेश्चन घूम के फिर से वहीं आ गया है, ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। ये ऑप्शन है आपके सौंसर सीरीज। देखिए सीरीज को संज्ञा, ठीक है, सीरीज की संज्ञा दी जाती है। सौंसर सीरीज, सौकिल सीरीज, छिपकली सीरीज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है मेरे दोस्तों वो है सा, छिपकली सीरीज के नाम से इसको संज्ञा दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये क्या ना, मध्य प्रदेश के दक्षिणतम जो जिले हैं कौन कौन से? छिंदवाड़ा, बालाघाट, ये सब चीजें हैं। ये दोनों जिले धारवाड़, जो धारवाड़, हाँ सॉरी, थोड़ा बोलने में अटपटा रहा हूँ, धारवाड़ शैल समूह के अंतर्गत आते हैं ये। ठीक है ना, और बालाघाट के अन्य निकटवर्ती जो भाग हैं वो जितने भी निकट में हैं वो सभी जो भी क्षेत्र हैं, ठीक है ना, जो बालाघाट के निकटवर्ती क्षेत्र हैं वो पूरे के पूरे छिपकली सीरीज में आते हैं, इसलिए इसको छिपकली सीरीज की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन आ गया 37वां आपके लिए मेरे दोस्तों। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती हैं? बीजावर सीरीज, ग्वालियर सीरीज, सौंसर सीरीज या फिर संकोली सीरीज। तो मेरे दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है बीजावर सीरीज, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बीजावर सीरीज के अंतर्गत आती हैं ये पूरी की पूरी पन्ना की हीरे की खदानें। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है यहाँ पे कि पूरे भारतवर्ष में हीरे अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एक तो पन्ना हुआ, दूसरा हुआ सतना और तीसरा हुआ छतरपुर। ठीक है ना मेरे दोस्तों, इन तीनों जिलों में हीरे पाए जाते हैं। ठीक है ना, हीरे की खदानें अगर कहीं हैं तो इन तीनों जिलों में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे दोस्तों 38। इसमें पूछा गया है निम्न में से उस शैल को छांटिए जो कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में बांटी गई है। ऑप्शन है आपके सामने लोअर विंध्य, अपर विंध्य या फिर आ और बा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे मित्रों इसमें से सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है अपर विंध्य शैल, ये बिल्कुल सही उत्तर है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। जो शैल है, देखिए जो विंध्य शैल है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के जो उत्तरी मध्य प्रदेश जो है, ठीक है ना, अगर देखा जाए उत्तरी जो मध्य प्रदेश है, उत्तरी मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा विंध्य शैल समूह कहलाता है। कौन सा शैल समूह कहलाता है? ये कहलाता है विंध्य शैल समूह कहलाता है ये। ठीक है ना, और इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो लोअर और दूसरा अपर विंध्य। ठीक है ना, लोअर और अपर विंध्य क्षेत्र में बांटा गया है। जो लोअर विंध्य क्षेत्र है वो नीचे की तरफ में आता है और अपर विंध्य समूह कौन सा कहलाता है? ये पूरा कैमूर, रीवा और भांडेर सीरीज, ये अपर विंध्य समूह कहलाता है। और लोअर विंध्य समूह ये नीचे तरफ में आ जाता है, जो कि सागर के बाद में विदिशा और उसके ऊपर का क्षेत्र भोपाल, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो विंध्य क्षेत्र कहलाता है ये लोअर विंध्य क्षेत्र कहलाता है। तो क्लियर हो गया मेरा दोस्तों, ये उत्तर मध्य प्रदेश का क्षेत्र विंध्य शैल समूह में आता है और इसमें दो भागों में लोअर और अपर में बांटा गया है और अपर क्षेत्र में कैमूर, रीवा और भांडेर की सीरीज आती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 39वां। अपर गोंडवाना शैल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? जो सतपुड़ा का क्षेत्र है उसमें अपर गोंडवाना का जो शैल समूह है उसको किस नाम से पुकारा जाता है? चौगान या जबलपुर स्तर या फिर सा, आ और बा दोनों या फिर दा, इनमें से
कोई नहीं। तो मेरे मित्रों, इसमें जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो सा है, यानी कि आ और बा दोनों, ये दोनों इसके सही हैं। ये भी सही है इसका। चौगान नाम से भी पुकारा जाता है और जबलपुर स्तर के नाम से भी इसको जाना जाता है। गोंडवाना शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह के जो क्षेत्र है वो पूरा जबलपुर और चौगान का क्षेत्र, यानी कि सतपुड़ा का जो क्षेत्र है ऊपर का लगा हुआ जबलपुर क्षेत्र का, वो पूरा का पूरा गोंडवाना शैल समूह का हिस्सा कहलाता है, जो बघेलखंड का पठार पूरा लगता है ये। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आ गया 40वां क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से किसमें जबीरा का गुम्बद स्थित है, ये आपको बताना है। कगार भूमि, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार या फिर मध्य भारत का पठार। तो मेरे दोस्तों, इसमें से सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आ, कगार भूमि इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि मध्य भारत जो है, मध्य प्रदेश जो है, ठीक है ना, अगर एमपी को देखा जाए तो एमपी को कुल कितने जो एमपी का मध्य उच्च प्रदेश जो है, मध्य उच्च प्रदेश, इससे पहले मैं बता चुका हूं मध्य उच्च प्रदेश कौन सा कहलाता है। मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया, टोटल 5। ठीक है ना। उस 5 भाग में से एक भाग जो कहलाता है वो कगार भूमि कहलाता है, यानी कि जो जबीरा की गुम्बद है वो मध्य उच्च प्रदेश में स्थित है और इसमें से एक भाग को कगार भूमि या फिर विंध्य स्कार्पलैंड, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको, विंध्य स्कार्पलैंड के नाम से भी जानते हैं। और ये भांडेर के पठार से दक्षिण की ओर चलने पर, जो भांडेर का पठार है, क्योंकि भांडेर का पठार भी मध्य उच्च प्रदेश में मिलता है, तो भांडेर के पठार से अगर अपन दक्षिण की ओर मूव करें, ठीक है ना, ऊपर में भांडेर का पठार, उससे दक्षिण की ओर अगर मूव करते हैं तो वहां पर आपको ये जबीरा का गुम्बद मिलेगा। जो जबीरा का गुम्बद है वहां पर आपको मिलता है और ये पूरा 29 किलोमीटर 29 किलोमीटर ये लंबा है और 13 किलोमीटर ये चौड़ा है। 29 किलोमीटर लंबाई की क्षेत्र में फैला हुआ है और 13 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना चाहिए। तो ये जबीरा का गुम्बद कहाँ है? मध्य उत्तर प्रदेश की कगार भूमि पर स्थित है, जो कि 29 किलोमीटर लंबा और 13 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है ना। तो जबीरा का गुम्बद के बारे में आपको पूरा फैक्ट क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 41वां। अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था? जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ थे उस समय ये कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने 7, 8, 9 या फिर 11। तो मेरे दोस्तों, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सा, दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ थे उस समय ये 9 भागों में बटा हुआ था, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ और मध्य प्रदेश अलग हुआ तो मध्य प्रदेश अकेला 7 भागों में है। ठीक है ना। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश के 7 भाग कौन कौन से हैं। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला भाग मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बघेलखंड का पठार। इस तरीके से ये 7 भाग हैं सिर्फ मध्य प्रदेश में, और बाकी के 2 भाग जो बचे हैं वो छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हो गया, यानी कि अविभाजित मध्य प्रदेश टोटल 9 भागों में बटा हुआ था, उसमें से अब मध्य प्रदेश के पास में कितने भाग रह गए हैं? 7 भाग। ठीक है, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 42वां। निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? यानी कि नर्मदा और गंगा के जल को विभाजित करने वाला वो कौन सा क्षेत्र है जिसको कि माना जाता है? कैमूर कगार, भांडेर कगार, ये भांडेर लिखा हुआ है, इसको आप कंफ्यूज नहीं होना, भांडेर कगार, ठीक है ना, या फिर आबा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों, कौन सा उत्तर इसका सही होगा? आप में से कोई कमेंट करके मुझे बताएगा कि इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखिए, अगर आपने ये नर्मदा नदी और गंगा नदी के बारे में जानकारी अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर आप बिल्कुल सही देंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आ और बा दोनों, दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी कि कैमूर कगार और भांडेर कगार, ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये नर्मदा और गंगा के जल को विभाजित करते हैं। कैमूर का क्षेत्र, ये जो ये भांडेर क्षेत्र क्या है? उत्तर प्रदेश के लगा हुआ क्षेत्र है, जो बुंदेलखंड का जो पठार है उससे लगा हुआ क्षेत्र है,
और मध्य उत्तर प्रदेश में आता है। और उसके बाद नीचे जो आती है वो नीचे वाली आती है, ये कैमूर आती है, ठीक है ना। कैमूर की श्रेणी, यहाँ से की कैन नदी निकली है, ठीक है ना। कैमूर की जो श्रेणी है, कैमूर की श्रेणी जो है वहां से कैन नदी निकली है। और ऊपर का मध्य उत्तर प्रदेश ये भांडेर का है, ठीक है ना। और इसके ऊपर से यहाँ से गंगा बह रही है और यहाँ से नर्मदा जा रही है। तो ये जो भाग है ये विभाजित करता है किसको, गंगा और नर्मदा के जल को। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर चली जाती है, ठीक है ना, ये पश्चिम की ओर इसका बहाव है। और ये दक्षिण की ओर चली जाती है, यानी कि उत्तर से निकलती है और दक्षिण की ओर ये चली जाती है गंगा नदी, ठीक है ना। ये गंगा नदी हो गई और ये नर्मदा नदी हो गई। और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो क्लियर हो गया आपको ये पूरा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, 43वां क्वेश्चन है ये। सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथन को चुनिए। पहला ऑप्शन है सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है। दूसरा, इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी है। या फिर तीसरा, यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम से पूर्व में स्थित है। और या फिर उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो मेरे दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा अगर अपन कथन चुनना होगा। अगर आपने सतपुड़ा पर्वत के बारे में जानते होगे तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही दोगे। तो इसका सही उत्तर दोस्तों द वाला है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि ये भी ट्रू है। यानी कि सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर की है, मान लीजिए बिल्कुल सही है ये। और सतपुड़ा पर्वत की जो पश्चिम में है वो राजपीपला श्रेणी की है, ठीक है ना। राजपीपला श्रेणी कौन सी कहलाती है, ये जो बड़वानी है, अलीराजपुर का जो क्षेत्र कहलाता है ये राजपीपला श्रेणी में आता है, ठीक है। और नर्मदा नदी के दक्षिण में पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित है। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है पूरी सतपुड़ा श्रेणी, क्लियर। यानी कि दक्षिण में सतपुड़ा है और उत्तर में विंध्य है। विंध्य श्रेणी ऊपर में कहलाती है। तो दक्षिण में पूरी की पूरी, पूर्व से पश्चिम तक पूरी की पूरी, पूर्व से लेकर पश्चिम तक यहाँ पे नर्मदा नदी बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। यानी कि नर्मदा मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा जो है दक्षिण का, पूर्व से लेके पश्चिम से लेके पूर्व तक का जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी कहलाती है। ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑल दीज आर ट्रू, ये बिल्कुल सही है तीनों के तीनों। तो इसका उपरोक्त सभी कथन बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह आ गया अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय दशांश के निकटतम है, बताइए कौन सा है इसमें। ऑप्शन है रीवा, सागर, उज्जैन या फिर होशंगाबाद। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा मेरे दोस्तों। भारतीय मानक समय की जो देशांतर रेखा है उसके निकटतम वाला जिला कौन सा है। तो मेरे दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रीवा। रीवा इज द करेक्ट आंसर। अगर ये ऑप्शन पूरे दिए हुए हैं तो इन सभी ऑप्शन में रीवा बिल्कुल। मानक रेखा कहां से निकली है, मानक रेखा रीवा संभाग का ही एक जिला है। कौन सा, सिंगरौली। सिंगरौली से निकली है, सिंगरौली से होती हुई जाती है यूं। और सिंगरौली के बाजू से यहाँ पे ऊपर में, सिंगरौली के ऊपर में यहाँ पे सीधी लगा हुआ है, उसके ऊपर में यहाँ पे रीवा लगा हुआ है। ये रीवा यहाँ पर है, यानी कि रीवा वेरी क्लोजेस्ट टू द, ठीक है ना, IST, ठीक है ना, भारतीय मानक समय की रेखा जो है, जो कि कितनी है 82 सही 1/2, ये इसके बिल्कुल पास में है रीवा शहर, ठीक है ना। तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की सबसे मध्य प्रदेश में सिंगरौली से गुजरती है ये 82 सही 1/2 जो मानक रेखा है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। यह आ गया अगला क्वेश्चन 45वां। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो ये है ऑप्शन आपके सामने, बालाघाट महाराष्ट्र, छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़, मुरैना राजस्थान या फिर झाबुआ गुजरात। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा मेरे मित्रों। तो इसमें से सही उत्तर है मेरे मित्रों वो है, कौन सा है उसमें से आप बताएंगे थोड़ा सा। तो इसका जो सही उत्तर है वो बा है, छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो सुमेलित नहीं है, देखिए बालाघाट की जो बॉर्डर है वो महाराष्ट्र से छूती है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये बताना है। और राजस्थान मुरैना बिल्कुल सही है, ये झाबुआ गुजरात ये बिल्कुल सही है। लेकिन छिंदवाड़ा की जो बॉर्डर है वो छत्तीसगढ़ से नहीं छूती है,
तो इसलिए आपको जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। छिंदवाड़ा बालाघाट के बाजू से लगा हुआ है, लेकिन बालाघाट से अलग हट के लगा हुआ है। यहाँ से बालाघाट ये है, तो बालाघाट से छत्तीसगढ़ की बॉर्डर छूती है, लेकिन छिंदवाड़ा की नहीं छूटती है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप मध्य प्रदेश का जो मानचित्र देखेंगे तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके अनुसार आप बिल्कुल इसका उत्तर सही दे पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 46वां, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन 2000, 2,08,285, या फिर 3,08252, या फिर 4,08242, या फिर 6,08242। तो मेरे मित्रों, इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बिल्कुल रट लीजिए इसको, 3,08252। दिस इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 3,08252 स्क्वायर किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन आ गया 47वां, मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है, यानी कि कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है? 7.5%, 8.5%, 9.5% या 10.6%? तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे मित्रों, ये बताइए आप। अगर आपको मालूम है तो इसका जो सही उत्तर है वो है द 10.6% इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसको अपन क्षेत्रफल को फिगर में देखें तो वो है 32,896 वर्ग किलोमीटर, यानी कि स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, 32,896 स्क्वायर किलोमीटर में ये मध्य भारत का पठार फैला हुआ है। ठीक है, कि क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे दोस्तों, ये है 48वां, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? मध्य भारत के पठार में बताना है। जो ऑप्शन है आपके सामने, इंदौर, भिंड, ग्वालियर या शिवपुरी। तो मेरे मित्रों, अगर आपने पठारों के बारे में जानकारी है किस पठार में कौन से जिला है मध्य प्रदेश का, तो आप आराम से इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इंदौर। इंदौर जो है वो मालवा के पठार में आता है। मालवा का जो पठार है उस पर स्थित है इंदौर। बाकी के ये तीनों जो हैं, ये तीनों की तीनों मध्य भारत के पठार में आते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर। ठीक है ना। अगर आपने पठारों के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट से जाकर पठार, मध्य प्रदेश के पठारों पर पूरे वीडियो देख सकते हैं। 4 वीडियो मैंने बनाए हैं और बहुत ही अच्छे से मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। आई होप सो आपको पूरी की पूरा समझ में आ जाएगा। तो मैंने सारे के सारा मध्य प्रदेश का ज्ञान मेरी वीडियोज में दे दिया है, वहां से आप पूरा का पूरा मध्य प्रदेश वीडियोज के द्वारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपने खुद की स्पीड में आप पढ़ें, जब चाहें जब उसको पॉज करें, जब चाहें जब उसको रन करें। तो दैट इज योर ओन आउटलुक, आपको पढ़ना कैसे है उससे। तो मध्य प्रदेश को पूरा पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। साथ ही साथ में ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें टोटल 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मैं लेके आने वाला हूँ, जो कि अभी कांस्टेबल का पेपर जो आने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एमपीएसआई का आने वाला है मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि जितने भी मध्य प्रदेश का जीके जिस पार्ट में आता है मध्य प्रदेश और व्यापम के एग्जाम्स में, उन सभी के लिए ये पूरी सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ गया मेरे मित्रों, ये है 49वां, निम्न में से कौन सा भाग दक्कन ट्रैप का भाग है? ऑप्शन है आपके सामने, बुंदेलखंड का पठार, पूर्वी पठार, विंध्याचल श्रेणी या फिर मालवा का पठार। तो कौन सा उत्तर इसका सही होगा? कमेंट में आप इसका आंसर उसके दे सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है द मालवा का पठार। दिस इज द करेक्ट आंसर। मालवा का जो पठार है ये डेक्कन ट्रैप का भाग कहलाता है। ठीक है, और ये जो डेक्कन ट्रैप का भाग है, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी ये क्रेटेशियस कल्प, ठीक है ना, किससे? क्रेटेशियस कल्प से इसकी उत्पत्ति हुई थी, आपको याद रखना है। इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मालवा का पठार दक्कन ट्रैप का हिस्सा है और इसकी उत्पत्ति क्रेटेशियस कल्प से हुई थी। ठीक है, 49वां क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। यह आ गया अगला क्वेश्चन 50वां, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आपको बतानी है। सिद्ध बाबा की चोटी, गुरु शिखर, दोदा बेटा या फिर धूपगढ़। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, इस पे कंफ्यूज नहीं होना। आवासा थोड़ा सा ऊपर है, आप नीचे चला गया है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है?
तो इसका जो सही उत्तर है मेरे मित्रों वो है धूपगढ़। मैंने आपको कल का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने पूरा समझाया था। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है, जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की जो महादेव श्रेणी है, महादेव जो श्रेणी है उसका हिस्सा है। और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है 1350 मीटर, ठीक है ना। और ये मध्य प्रदेश की जो रानी है क्या, पचमढ़ी, ठीक है ना, पर्वतों की रानी, वहां पर स्थित है ये। और सिद्ध बाबा की चोटी ये कहाँ पर है, ये सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर ऊंची है ये, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये बुंदेलखंड का पठार जो है, ठीक है ना, भांडेर श्रेणी जो है ना वहां पर आती है। और ये गुरु शिखर कहाँ पर है, ये गुरु शिखर है अरावली, ध्यान रखिएगा, मैंने कल भी आपको बताया था। अरावली की जो पर्वत श्रेणी है उसमें गुरु शिखर है और ये वहां की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि माउंट आबू, नाम तो सुना होगा आपने, माउंट आबू जो पर्वत है वो माउंट आबू जो शहर है वो उसी पे बसा हुआ है, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको पूरे के पूरे जो ऑप्शन है वो क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो का पूरा मैंने 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर दिए हैं। इसके बाद में मैं आपको अनअकैडमी के प्रमोशंस के बारे में, अनअकैडमी के बारे में बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी में जो पेड प्लान है वो क्या है और उसमें आप किस तरीके से पूरी की पूरी एमपीपीएससी और व्यापम्स के एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और समझिएगा कि अनअकैडमी से जुड़ने से आपको क्या फायदा मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी जो कि आपके लिए लाया है एमपीपीएससी और व्यापम्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, जिससे कि आप एमपीपीएससी और व्यापम्स के सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। वो किस तरीके से, देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लास मिल रही है, साथ में प्रैक्टिस और रिवाइज, यानी कि प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे और साथ ही साथ में आप यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। लर्न एनी टाइम एनीवेयर, यानी कि आप कभी भी और कहीं पे भी अनअकैडमी के ऐप के द्वारा पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ में आपको अनअकैडमी क्या दे रहा है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, अनअकैडमी आपको फ्री प्लान बाय द अनअकैडमी, यानी कि आप अनअकैडमी पर एमपीपीएससी और व्यापम्स की जो पढ़ाई है, जो कि एग्जाम है, सारे एग्जाम्स को आप फ्री में पढ़ सकते हैं। चूज टू स्टडी फ्रॉम 50 टॉप एजुकेटर्स, ठीक है ना, जो 50 टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं वो उनमें से आप चूज कर सकते हैं। और उसमें क्या 500 फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक, हर हफ्ते आपको 500 से अधिक लाइव क्लास मिलने वाली है विद द डाउट क्लियरिंग सेशन, यानी कि आपको लाइव डाउट क्लियरिंग भी होगा। जो भी आपके पास आपके माइंड में कंफ्यूजन हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है, तो लाइव क्लास को आप अटेंड करेंगे तो उसी टाइम आप लाइव उसके डाउट भी क्लियर कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको मिल रहा है वीकली फ्री मॉक टेस्ट, ठीक है ना, हर हफ्ते आपको एक मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा जो कि फ्री में होगा, यानी कि फ्री प्लान में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है अनअकैडमी पर। फ्री लाइव क्विज, सब फ्री है, ठीक है। 20,000 से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस बैंक है जिसके थ्रू आप लाइव क्विज अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर T20 फ्री लाइव क्विज जिसमें कि 20 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको 20 मिनट में और 8 बजे आपको इस पेपर का एनालिसिस मिलता है, ठीक है। आपको करना क्या होगा उसके लिए, कुछ नहीं, सिंपल सा है, आप अपने मोबाइल को उठाइए और उसमें अनअकैडमी का जो लर्नर ऐप है वो आप उसमें डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको यूज कोड टू अनलॉक फ्री प्लान, यानी कि जो फ्री प्लान है उसको अनलॉक करने के लिए आपको कोड का उपयोग करना पड़ेगा। कोड क्या है, हरदयाल कुशवाहा। जैसे ही आप इसका यूज करके अनलॉक बटन को प्रेस करेंगे, ये जो प्लान है फ्री प्लान जो है वो अनलॉक हो जाएगा। स्टेप क्या होगा, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर इट, यानी कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करना है एमपीपीएससी, देन गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन स्टेट पीएससी, ठीक है ना। स्टेट पीएससी जैसे सिलेक्ट करेंगे आप, अगला ऑप्शन आपको एमपीपीएससी एंड व्यापम चूज करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, उसमें आपको रेफरल कोड डालकर अनलॉक का जो बटन है उसको क्लिक करेंगे आप, देन ये जो प्लान है ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन बैच, जो कि प्लस बैचेज है, यानी कि अनअकैडमी के जो प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं उसके बारे में आपको इसमें
बताना चाहता हूँ। देखिए फ्री प्लान्स में आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन प्लस प्लान में आपको वो सारे कोर्सेज मिलेंगे जो कि आप एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं। यानी कि एक्स्ट्रा इफ यू वांट टू टेक सम लर्निंग फ्रॉम द अनअकैडमी, देन यू विल चूज द प्लस बैचेज। देखिए प्लस बैचेज फॉर ऑलराउंड प्रिपरेशन, यानी कि ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए आपको ये प्लस बैचेज अनअकैडमी आपके लिए दे रहा है। क्रैक प्रीलिम्स 2020 जो एमपीपीएससी का जो अभी नोटिफिकेशन आया है 2020 का 2020 का जो नोटिफिकेशन आया है, उसकी तैयारी के लिए आपको यहाँ पर ये प्लस बैचेस लेने हैं, ठीक है ना। विद द चूज योर बैच विच सूट योर प्रिपरेशन बेस्ट, यानी कि आप अपने हिसाब से अपना बैच यहाँ पर चुन सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? 60 डेज लाइव क्रैश कोर्स, ठीक है ना। रिवाइज थ्योरी ड्यूरिंग द डे, यानी कि डे में आपको यहाँ पर रिवीजन मिलने वाला है, और साथ में जो प्रैक्टिस लाइव एमसीक्यू है वो नाइट में मिलने वाले, यानी कि दिन में आप पूरी पढ़ाई कीजिए और रात में आप उसकी जो प्रैक्टिस लाइव एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की आपको यहाँ पर लाइव क्लास रात में मिलेगी, ठीक है ना। लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैच, ठीक है ना, 3 डेज टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैचेस, वीकली 12 सेशन 2 आवर्स डेली सब्जेक्ट वाइज। रिकॉर्डेड बैच, यहाँ पर देखिए आपको रिकॉर्डेड जो बैचेस हैं जो पहले से रिकॉर्ड पड़े हुए हैं वो आपको पूरे मिलने वाले हैं विद द लाइव डाउट क्लियरिंग, यानी कि रिकॉर्डेड बैच देखिए, उसके बाद में इसका पूरा का पूरा आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा। कंप्लीट रिवीजन एट योर ओन पेस, यानी कि अपने हिसाब से आप अपनी उसका रिवीजन कर सकते हैं। आप जब चाहें उस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जब चाहें उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा आप अपने हिसाब से ही ये पूरे रिकॉर्डेड बैच को देख सकते हैं। फाउंडेशन प्री मेंस एमपीपीएससी बैच ये चालू होने वाला है कब? 5 जनवरी से। 5 जनवरी से ये भी स्टार्ट होने वाला है, तो ज्यादा देर नहीं लगानी है। गो एंड गेट द प्लस सब्सक्रिप्शन इन अनअकैडमी ऐप। प्रीलिम्स कंप्लीशन बाय मार्च, देखिए प्रीलिम्स की जो तैयारी है इस बैच के द्वारा आपको मार्च तक पूरी तैयारी अनअकैडमी कर देगा, ठीक है ना। 20 प्लस यहाँ पर देखो इस बैच के लिए 20 प्लस प्रीलिम मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए मिलने वाले हैं। 20,000 से अधिक क्वेश्चन बैंक है जिसमें कि आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ रिवीजन नोट्स मिलेंगे हर क्लास के, जितनी भी क्लास आप ज्वाइन करेंगे उन सबकी आपको पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं जिससे कि आप रिवीजन कर पाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने एमपीपीएससी मेंस क्लियर कर लिया है, वो प्री क्लियर कर लिया है 2019 का, उन सब के लिए यहाँ पर मेंस के रिवीजन बैच विथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी रनिंग, ठीक है ना, पहले से ये चालू हो चुका है, तो उसको आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। जो एमपीपीएससी प्री क्लियर कर चुके हैं 2019 का, तो उन सब के लिए एक सुनहरा मौका है ये मेंस की तैयारी करने का अनअकैडमी पर, ठीक है। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ये रामबाण इलाज है, ठीक है ना। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ये एकदम रामबाण कोर्स जो कि कब शुरू हो रहा है? ये 4 जनवरी 2021 से। ये बहुत ही अच्छे से आपको पूरी की पूरी तैयारी करने वाला है, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अनअकैडमी आपको करवाएगा। अभी ज्वाइन कीजिए अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स, ठीक है ना, फ्री। यहाँ पर रिवाइज थ्योरी ड्यूरिंग द डे, जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ, रिवाइज करेंगे थ्योरी को और नाइट में लाइव एमसीक्यू सीरीज यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी। 20 प्लस मॉक टेस्ट ऑलरेडी लाइव एंड फुल लेंथ टेस्ट एवरी डे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अभी आपको 60 डेज का ये 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा आपको जानकारी इसमें आपको मैंने दे दी है। अब आगे चलते हैं, आगे अनअकैडमी आपको और क्या क्या प्रोवाइड करवा रहा है। क्या आप अपनी गति से रिवीजन करना चाहते हैं, यानी कि आपकी जो स्पीड है आप स्लो पढ़ना चाहते हैं, फास्ट पढ़ना चाहते हैं, आपका अपना खुद का एक मैग्नीट्यूड है, तो उस हिसाब से आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप अभी ज्वाइन कीजिए रिकॉर्डेड कंप्लीट रिवीजन बैच, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? कंप्लीट प्रीलिम्स रिवीजन्स विथ 270 रिकॉर्डेड क्लासेस, है ना। क्लियर योर डाउट इन लाइव क्लास 2 आवर्स डेली, यानी कि पहले तो आप इससे पूरा रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने के बाद में आपको लाइव क्लास मिलेगी यहाँ पे कि आप सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं।
क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं, यानी कि पहले से आप रिवीजन कर रहे हैं, तो अभी आप एनरोल कीजिए लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में, ठीक है ना। अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। आप इस लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में तुरंत इसमें एनरोल कीजिए और अपनी जो तैयारी है, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको आप इससे मजबूत कर सकते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, ठीक है ना, वीकली हर हफ्ते आपको 12 सेशन मिलेंगे, जिसमें कि आप हर सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डाउट क्लियर कर पाएंगे। क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, तो अभी ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का फाउंडेशन बैच। एमपीपीएससी जो प्री का अभी नोटिफिकेशन आ गया है, उसके एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है ये एक मेगा बैच। अभी जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। कब? 5 जनवरी को। तो इसको आप ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको प्रीलिम कोर्स का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मार्च तक, यानी कि मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, और इसका एग्जाम कब है? 11 अप्रैल को। तो आप इसको तुरंत ज्वाइन कीजिए और इससे आप पूरा का पूरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी आपकी कंप्लीट हो पाएगी। किससे? लर्न विद द टॉप एजुकेटर्स। ऑल दीज द टॉप एजुकेटर्स who will educate you about the MPPSC prelims. So don't get delay and get the subscription about that mega batches who has been started, going to be start 5th January 2021। और जो विद्यार्थी, ठीक है ना, जो विद्यार्थी एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, वह अपने सपनों को साकार कर सकते हैं अनअकैडमी के द्वारा, जिसमें कि कोर्स स्वप्न पूर्ति कोर्स चालू हो गया है, जो पूरा हिंदी मीडियम में होगा और इसमें कंप्लीट एमपीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी और सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, जो कि 35 दिन में पूरा कंप्लीट होने वाला है। ये पूरा का पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। अनअकैडमी पर जो टॉप एडुकेटर्स हैं वो आपको 6 साल से अधिक का यहाँ पर एक्सपीरियंस रखते हैं। शुभम गुप्ता जी, अभिषेक कुमार सिंह जी, हरि सिंह राजपूत जी, अमित सिंह शुक्ला जी, सब आपको बहुत ही अच्छा पढ़ाएंगे। स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन लेने वाले हैं शुभम गुप्ता जी। 6 साल का जो एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस है हिस्ट्री का, हरि सिंह राजपूत जी को आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। 5 से अधिक साल का एक्सपीरियंस रखते हैं अभिषेक कुमार सिंह जी, जो कि आपको जियोग्राफी पूरा पढ़ाने वाले हैं। अमित शुक्ला जी की तरफ से आपको पूरा 5 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा और वो आपको पढ़ाएंगे कंप्यूटर की पूरी क्लासेस आपकी लेने वाले हैं अनअकैडमी पर। तो दीज आर द टॉप एडुकेटर्स हु हैज बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस अबाउट द टीचिंग सेक्टर। हाउ टू गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन किस तरीके से लेना है, ये आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अनअकैडमी के एमपीपीएससी व्यापम का जो सेक्शन है उसमें जाइएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद में प्लस को सिलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद में जैसे ही प्लस का ऑप्शन आएगा, यू विल गेट सब्सक्रिप्शन बटन। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप सीधे के सीधे अगले ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। जैसे अगले पर पहुंचेंगे, आपको एमपीपीएससी व्यापम सब्सक्रिप्शन के पूरे फी चार्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जैसे ही आप ये सारे फी चार्ट में से जो भी कोर्स सेलेक्ट करेंगे, उसमें आप रेफरल कोड 10% का जो डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट आपको डायरेक्ट मिलेगा अगर आप हरदयाल कुशवाहा रेफरल कोड का उपयोग करेंगे। तो अभी तुरंत आप अनअकैडमी के इस प्लस सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कीजिए फॉर एमपीपीएससी एंड अदर व्यापम एग्जामिनेशंस, ठीक है। और ये रेफरल कोड आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप कॉपी करके इसका उपयोग कर सकते हैं। टोटल आपका कैपिटल में रहेगा, हरदयाल कुशवाहा, ये जरूर ध्यान रखिएगा, कैपिटल लेटर में आपको पूरा लिखना है। उसके बाद में आपको प्रोसीड बटन दबाना है। तो जो भी कोर्स की फीस है उसमें से सीधे सीधे आपका 10% का डिडक्शन हो जाएगा। So hurry up, down Unacademy app now and crack MPPSC and Vyapam's all exams. So let's crack it.